दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों अमित शाह के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, वो कितने कुशल राजनीतिज्ञ हैं ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। मॉडर्न जमाने में उन्हें चाणक्य कहा जाता है और अपनी राजनीतिक कुशलता से अमित शाह ने बार बार यह साबित भी करके दिखाया है। तो आज ऐसे ही हम एक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो अमित शाह के बारे में ये फेमस है कि विषम से विषम परिस्थितियों में अमित शाह धैर्य नहीं खोते हैं और उनकी प्लानिंग जो होती है लॉन्ग टर्म की होती है। जहां सब लोग अगले 1 साल की 2 साल की प्लानिंग करते हैं, अमित शाह जो है 25 साल की प्लानिंग करके चलते हैं। ये हमने सब लोगों ने देखा है। अभी दोस्तों देखिए, सब लोग 2029 का कर रहे हैं तैयारी, लेकिन अमित शाह जो है 2047 की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे हैं अमित शाह। तो दोस्तों अभी जो हम सिचुएशन पे बात करेंगे, जो अमित शाह का दिखाता है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं और अपने दिमाग को शांत रखकर जो है उस पर एक्ट करते हैं और उनका दिमाग जो है बैकग्राउंड में 24/7 चलता ही रहता है, किसी न किसी सॉल्यूशन को समाधान की तरफ खोजते रहते हैं। तो दोस्तों बात ये आया है कि बात है 2026 में पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान की ये घटना सामने आ रही है। अमित शाह की एक रैली थी संदेश खाली में और वहां की बीजेपी की कैंडिडेट थी रेखा पात्रा जी। दोस्तों आप लोगों ने सब जानते हैं कि हम लोग सब जानते हैं कि संदेश खाली में ममता बनर्जी के जो गुंडा था शाहजहां शेख, वो किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, ये सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी स्वयं एक ममता बनर्जी जो स्वयं एक महिला थी, उनके वो ये बताती है कि हमने सबसे ज्यादा महिला सांसद दिए हैं, लेकिन संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। चूंकि अत्याचार करने वाला मुस्लिम था, इसलिए ममता बनर्जी जो है उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोली और ना ही तो इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया। उल्टे जब सीबीआई एक्शन के लिए वहां जाती है तो ममता बनर्जी हर संभव प्रयास करती है कि सीबीआई को रोका जाए, पूरे जांच क्रम को रोका जाए। लेकिन आज दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि ममता बनर्जी सत्ता से उतर चुकी है, उनकी पार्टी टूट चुकी है, छिन्न भिन्न हो चुका है। खैर, तो अमित शाह पहुंचते हैं संदेश खाली और उनका पूरा रैली का जो काम था वो निशिकांत दुबे देख रहे थे। अब जब अमित शाह का हेलीकॉप्टर पहुंच गया वहां पर, मंच पर अन्य नियरेस्ट जो विधानसभा थे वहां पर जितने भी कैंडिडेट थे सब आ चुके थे, जितने भी बीजेपी के अधिकारी सब थे, पदाधिकारी सब थे, सब मंच पर पहुंच चुके थे। उसके बाद अमित शाह का आगमन होता है। पूरे जो रैली में अमित शाह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरता है और उसके बाद अमित शाह मंच की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी जो है निशिकांत दुबे अमित शाह की तरफ बढ़कर उन्हें एक सूचना देते हैं। उनसे कहते हैं कि अमित शाह जी आप मंच पर न जाएं, क्योंकि यहाँ की जो कैंडिडेट है, संदेश खाली की जो कैंडिडेट है वो मंच पर नहीं आई है और वो ऐसा लगता है कि उसका अपहरण हो गया है, वो किडनैप हो गई है, आप मंच पर न जाएं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये चीज मिला, अमित शाह जो है बिना अपना धैर्य को गवाए और उनसे निशिकांत दुबे से कहा कि देखो निशिकांत, मैं आया हूं तो मैं भाषण तो करूंगा ही करूंगा, तुम ऐसा करो, तुम अगर रेखा पात्रा का मोबाइल नंबर है तो तुम मुझे दो। निशिकांत दुबे ने रेखा पात्रा का मोबाइल नंबर जो है अमित शाह को दिया और अमित शाह ने उस मोबाइल नंबर अपने स्पेशल टीम को भेजा उसकी लोकेशन की जानकारी के लिए। और ये सब बिल्कुल शांत रहकर अमित शाह कर रहे थे। उसके बाद अमित शाह जो है भाषण करने के लिए मंच पर पहुंचते हैं, भाषण कर रहे होते हैं और इसी बीच उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है
और उसमें जो है रेखा पात्रा का लोकेशन, जहां पर रेखा पात्रा अभी अपहरण करके रखी गई थी, उसका लोकेशन आता है। और जब वो भाषण दे रहे होते हैं उसी समय उन्होंने निशिकांत दुबे से कहा कि निशिकांत, उसका लोकेशन मिल गया है, 300-400 मीटर के ही दूरी में है, जाओ उसको लेकर आओ। और निशिकांत दुबे जो है फिर अपने पुलिसकर्मियों और अपने सहयोगियों के साथ उसका पता लगाते हैं, जिस लोकेशन का पता रहता है वहां पर जाते हैं। और वहां पर यह पता चलता है कि जब रेखा पात्रा अपने घर से निकल रही होती है रैली में आने के लिए, तो टीएमसी के जो गुंडे हैं उस एरिया के, उन्होंने रेखा पात्रा का अपहरण करके एक कमरे में बंद कर दिया था। तो वहां पर निशिकांत दुबे पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचते हैं और उन गुंडों बदमाशों को गिरफ्तार करते हैं और रेखा पात्रा को अमित शाह के मंच पर लेकर आते हैं। और अमित शाह जब रेखा पात्रा मिल जाती है तो अमित शाह कंफर्म भी करते हैं कि निशिकांत, ये रेखा पात्रा ही ना है, तुमने ठीक से देख लिया है ना। तो निशिकांत दुबे जी जो है कंफर्म करते हैं कि हाँ सर, ये रेखा पात्रा ही है, हमने कंफर्म कर लिया है। उसके बाद दोस्तों वहां पर अमित शाह जो है रेखा पात्रा के लिए प्रचार करते हैं, सब लोगों से वोट मांगते हैं और फिर रेखा पात्रा भी अमित शाह से उस समय मिलते हैं और कुछ जो डिमांड होता है संदेश खाली का, वो अमित शाह के सामने रख देती हैं। तो ये दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इसमें बड़ी बात क्या है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ नहीं रहे हैं कि बीच चुनाव में टीएमसी पार्टी एक बीजेपी कैंडिडेट को अगवा करके रख लेती है, और वो भी उस समय जब देश के गृह मंत्री वहां पर उसके प्रचार के लिए उसके एरिया में जा रहे हैं। तो टीएमसी के गुंडों की आप देखिए मनोबल कितना बढ़ा हुआ था कि अमित शाह से वो पंगा ले रहे थे, कि अमित शाह को चैलेंज कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है। और हमने थ्रू आउट बंगाल इलेक्शन में इस चीज को देखा है कि किस तरह से अभिषेक बनर्जी कार के बोनट पर खड़ा होकर कहता है कि 4 तारीख के बाद इनको कौन बचाएगा दिल्ली वालों से, वो मैं देख लूंगा। उनका एक और गुंडा है जहांगीर खान, वो कहता है कि वो लोगों को धमकाता फिरता था कि वोट सिर्फ टीएमसी को पड़ेगा। उसने अपने एरिया में जो ईवीएम मशीन थी उसके ऊपर टेप लगा दिया था कि दूसरे कैंडिडेट को वोट डलेगा ही नहीं। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है। सोचिए, जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बना के रख लेते हैं 9 घंटा। कैन यू बिलीव दिस? ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और ममता बनर्जी इतने पॉपुलर नेता जो कहती थी कि हम 15 साल से जनता हमको वोट दे रही है, जनता को जैसे ही सुरक्षा मिलता है जनता ने किसे वोट करना है वो डिसाइड कर लिया 5 मिनट के अंदर। और आज देखिए हर एक तानाशाह का अंत होता है, आप ये लिख कर रख लीजिए। दोस्तों, ममता बनर्जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 15 साल शासन चलाया है, वो 15 साल इज इक्वल टू 35 साल ऑफ लेफ्ट। 35 साल में लेफ्ट ने जितना बर्बाद किया पश्चिम बंगाल को, ममता बनर्जी ने सिर्फ 15 ही साल में 35 साल से ज्यादा बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने लोगों का दमन किया है, कुचला है, लोगों का मोरल डाउन करके रखा था, खासकर हिंदू समाज के लोगों का। लेकिन जैसे ही हिंदू समाज के लोगों को यह लगा कि बीजेपी आ सकती है, हमें सुरक्षा का भावना मिल सकता है, आज देखिए टीएमसी छिन्न भिन्न तितर बितर टुकड़े टुकड़े होके बिखर गई है। एक भी आदमी टीएमसी के साथ आज रहना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, जब वो उनके साथ थे तो मजबूरी में रह रहे थे, अपने स्वेच्छा से नहीं रह रहे थे। आज देखिए टीएमसी के गुंडे जहां जाते हैं वहां उनके ऊपर अंडा फेंका जाता है। ममता बनर्जी को बहुत कहती थी ना कि बीजेपी जब आ जाएगी तो मांस मुर्गा ये सब खाने के लिए नहीं देंगी। अब देख लीजिए आपके लोग अंडे खा रहे हैं, वो भी बिना अधपका खा रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं कि अमित शाह जो है, उन्हें चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता है, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे उनकी एक प्लानिंग है, उनका टीम है जो 24/7 किसी न किसी मुद्दे को सॉल्व कर, किसी न किसी इशू को रिजॉल्व करने में लगी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी
से के किसी भी कैंडिडेट के ऊपर थोड़ी सी भी आंच आती है तो अमित शाह एडी चोटी का जोड़ लगा देते हैं। ये हमने देखा है, सबने देखा है। उन्हें इसीलिए चाणक्य कहा जाता है दोस्तों। और जब मैं ये घटना सुना, मुझे इस घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने टीवी पर इस घटना को सुना तो मुझे लगा कि मतलब कि किसी में इतना हिम्मत कैसे हो सकता है कि अमित शाह को सीधा चैलेंज करे। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत सीरियस इशू है और इसके ऊपर मुझे आप लोगों से बात करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने ये आया हूं। अब आप मुझे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये घटना से अमित शाह की जो धैर्य है और जो इनकी सहन शक्ति है ये दिखाता है या नहीं दिखाता है, और इससे ये भी साबित होता है कि वो चाणक्य हैं। कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।